गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि आदिवासी आंदोलन जो भारत में हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे मुख्य प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि ट्राइबल मूवमेंट्स भारत में क्यों हुए। क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो काफ़ी कंजर्वेटिव होती है, जिनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, खुद की संस्कृति होती है और खुद में ही खुश रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ट्राइबल मूवमेंट्स यानी कि आदिवासी आंदोलन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं कि क्या है ये ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स और रिवेलियंस और अपराइजिंग इन इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। देखिए, अब ट्राइबल्स के बीच में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जागृत होने लगी थी अंग्रेजों के आने के बाद। इसके बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ये रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज आती हैं। क्या होता है कि ट्राइबल सोसाइटी जो है वो बदलाव देखना बहुत कम पसंद करती है। जैसी सोसाइटी है, जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन जब ट्राइबल सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाता है तो विद्रोह होते हैं। जब उन्हें लगता है कि नहीं, ये ट्राइब्स के लिए, ये ट्राइबल सोसाइटी के लिए, ये हमारी संस्कृति के लिए खतरा है, अच्छा नहीं है, इसलिए हमें ट्राइबल मूवमेंट्स, हमें आदिवासी आंदोलन देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स। ऐसे क्या मुख्य कारण थे कि भारत में हमें आदिवासी आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड द लॉस ऑफ लैंड। देखिए, ट्राइबल्स जो होते हैं वो एक जगह पे खेती नहीं करते, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे और वो खेती करेंगे। उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जॉइंट ओनरशिप होती थी। दूसरा है हमारे पास डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड रेलवेज लेड टू द गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, हुआ क्या था, अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे पूरे भारत में, जिसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स की, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, रेलवेज बिछाने के लिए उनको आवश्यकता पड़ी लैंड की। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल्स का जो लैंड था वो छीन लिया और अपने पास ले लिया। यानी कि वो जो लैंड था वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। तीसरा हमारे पास आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864। 1864 को ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि एक डिपार्टमेंट बना देती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट पास करती है 1865 को। फॉरेस्ट एक्ट 1878 आता है। अब ये जितने भी एक्ट आए थे ये सारे ट्राइबल्स के अगेंस्ट थे, यानी कि उनका जो जॉइंट ओनरशिप थी, उनका जो लैंड था वो पूरी तरह से सरकार ने छीन लिया था। उसके बाद आता है वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। ट्राइबल सोसाइटी के उन्होंने चेंज करना शुरू किया, लोगों को कन्वर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा था कि हमें ट्राइबल मूवमेंट्स भारत में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन इन द इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब पहले आप समझिए कि इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी के पास कोई खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, जॉइंट ओनरशिप होती थी। हर एक ट्राइबल मेंबर का पूरा हक होता था ज़मीन के ऊपर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर 1864 बैंड में, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्राइबल्स जो होते थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इस चीज़ के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा था कि हमें भारत में आदिवासी आंदोलन देखने को मिले। नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, तो यानी कि जो ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी थी वो छीन गई, उनका जो जॉइंट ओनरशिप था वो छीन गया। ये भी एक मुख्य कारण रहा था ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट रिबेलियन की बात करेंगे, वो है कोल रिबेलियन, जो कि 1832 में हुआ था। कोल्स एक ग्रुप है, ट्राइब्स का ग्रुप है, जो कि छोटा नागपुर एरिया में रहा करता था। दे लिव्ड इन कंप्लीट ऑटोनॉमी अंडर द ट्रेडिशनल चीफ्स। अब इनके ट्रेडिशनल चीफ्स भी हुआ करते थे जिनके कंट्रोल में ये ट्राइब्स रहा करती थी। बट दिस चेंज्ड व्हेन द ब्रिटिश केम। अब ब्रिटिश जब आए तो पूरी तरह से सोसाइटी चेंज होने लग पड़ी। अलॉन्ग विद द ब्रिटिश केम द मनी लैंडर्स एंड मर्चेंट्स। ब्रिटिश अपने साथ मनी लैंडर्स को भी लेके आए और मर्चेंट्स को भी लेके आए, जिन्होंने अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया ट्राइब्स के ऊपर। द कोल्स then lost their lands to farmers from outside and also had to pay huge amounts of money in taxes. These led to many becoming bonded laborers. अब कोल्स का जो खुद का था प्राइवेट प्रॉपर्टी, जॉइंट ओनरशिप जो उनकी थी वो छीन गई थी, उनकी ज़मीन छीन गई थी। वो पूरी तरह से उन फार्मर्स के पास चली गई जो कि बाहर के रहने वाले थे, जो आउटसाइडर थे। और कोल्स को मजबूर किया जाता था कि आप हमें ह्यूज अमाउंट दीजिए, ठीक ठाक पैसा दीजिए टैक्स के रूप में, जिसकी वजह से वो लेबरर्स बन के रह गए, बॉन्डेड लेबरर्स। द ब्रिटिश जुडिशियल पॉलिसीज आल्सो कॉज्ड रिसेंटमेंट अमंग द कोल्स। अब जो ब्रिटिश की जुडिशियल पॉलिसीज थी वो भी कोल्स के अगेंस्ट थी, इसलिए हमें कोल रिबेलियन देखने को मिलता है। दिस वाज एन इंसरेक्शन इन 1831-32 which saw the Cols organize themselves.
कोल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और मनी लैंडर्स के खिलाफ। उन्होंने कई सारे बाहर के लोगों को मारा, जो आउटसाइडर थे, जो ट्राइबल नहीं थे, उन लोगों को उन्होंने मारा और उनके घर जला दिए। दिस आर्म्ड रेसिस्टेंस वेंट ऑन फॉर 2 ईयर, 2 साल तक ये लंबी जंग चलती रही। आफ्टर विच इट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश विद दियर सुपीरियर वेपनरी। आपको पता था कि ब्रिटिश आए थे, काफ़ी एडवांस थे, अच्छे वेपन्स उनके पास थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश कर दिया और कोल रिवेलियन यहीं पे पूरी तरह से ख़त्म होता है। द कोल रिवेलियन वॉज सो इंटेंस दैट ट्रूप्स हैड टू बी कॉल्ड इन फ्रॉम कलकत्ता एंड बनारस टू क्रश इट। देखिए एक बात तो मानने वाली है, ये कोल रिवेलियन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिश सरकार को ट्रूप्स मंगवानी पड़ी थी कलकत्ता से और बनारस से, ताकि इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आता है, संथल रिवोल्ट। संथल रिवोल्ट 1855 और 56 के बीच में रहता है। ये आज के झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में हुआ था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ। फ्रॉम 1855 until 1856 when the movement was crushed by the British। 1856 तक चलता है ये मूवमेंट, जब ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से इसे दबा देती है, इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को। द ब्रिटिश एंड द जमींदार्स क्लेम्ड द ट्रेडिशनल संथल लैंड एज देयर ओन। अब ब्रिटिश और जमींदार कहते थे कि जो संथल लैंड है वो हमारा है, हमारा खुद का है, तो इससे संथल्स नाराज़ हो गए। संथल्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। संथल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट मांगा करते थे। मान लीजिए एज हाई एज 500%, क्योंकि वो लोन लेते थे लैंडर से, लैंडलॉर्ड से, लेकिन वो चुका नहीं पाते थे, उनसे हाई टैक्स मांगा जाता था, हाई इंटरेस्ट मांगा जाता था। उसकी वजह से क्या होता था कि वो अपना लोन रिपे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीनें थी वो छिन गई थी और वो भी टर्न हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को ढाल लेते हैं बॉन्डेड लेबरर्स में। लेकिन बुराई जितनी मर्जी फैले, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और फाइट किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। दे हैड टू सफ़र एक्सटॉर्शन, फोर्सफुल डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब्यूज़ एंड वायलेंस एंड चीटिंग इन द बिजनेस डील्स। लेकिन इसे भी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रश कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा मुख्य जो एक इम्पोर्टेंट रिवोल्ट हुआ था वो था मुंडा उलगुलान 1899-1900। मुंडास भी छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर एरिया के रहने वाले थे। मुंडास में एक सिस्टम हुआ करता था, ये भी जॉइंट होल्डिंग का सिस्टम था, खुनकाटी सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि लैंड के ऊपर सबका हक होता था। ये चीज़ मुंडास में देखने को मिलती थी, बाकी दूसरी ट्राइब्स में भी देखने को मिलती थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ आते हैं, आउटसाइडर ज़मींदार आते हैं, तो वो खुनकाटी सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं ज़मींदारी सिस्टम के साथ। और आपको पता है कि ज़मींदारी सिस्टम कितना ख़राब था। ट्राइब्स के पास उनका लैंड बचता ही नहीं था, वो तो दूसरों के पास चला जाता था, आउटसाइडर्स के पास चला जाता था। तो ट्राइबल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा सिस्टम कौन था? खुनकाटी सिस्टम। और ब्रिटिश के लिए सबसे अच्छा सिस्टम कौन था? लैंडलॉर्ड्स के लिए सबसे अच्छा सिस्टम कौन था? ज़मींदारी सिस्टम। अब दोनों के बीच में हो जाती है जंग। द मुंडास वर एबल टू गेट एन एबल एंड कैरिस्मेटिक लीडर इन बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग लड़ते हैं, जिन्होंने रिबेलियन किया था 1894 को। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और सभी को कहा कि आप ना तो किसी तरह का टैक्स पे कीजिए और जो भी आपने लोन लिया है उसे वापस पे मत कीजिए। उसके बाद 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है और उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है कोलेरा की वजह से, मात्र 25 साल की उम्र में। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है कि किस तरह से 25 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई करना कितनी बड़ी बात थी उस समय में। तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।